हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टोर 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि हमारी एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हमारा मात्र आज कितनी तारीख है। आज हमारी 25 तारीख है, ठीक है। तो 25 तारीख है, 5 दिन इधर 7 दिन हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो 7 दिन में हम जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक एक जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, एक एक जो चैप्टर है, हम पूरे इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। मैराथन क्लास लेने जा रहा हूँ, उसके बाद हम पूरे चैप्टर को करेंगे फिनिश। आप इसको देखिएगा और खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। क्वेश्चंस को हम पढ़ाएंगे थ्योरी को, पूरे थ्योरी को करके उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाइए, देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला जो हमारा होता है कि मौलिक विद्युत, यानी जिसको हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मुझे जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है ना। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, विद्युत क्या होता है। उसके बाद पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे, नाभिक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे चर्चा करते करते बहुत ऐसे टॉपिक है जो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम, और उसके बाद प्रतिरोध, समांतर क्रम, श्रेणी का सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बस आप वीडियो को देखते जाइएगा, और जो मैं पढ़ाता हूँ और जो मैं लिखूँगा उसको साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी आप लिखते जाएंगे, ठीक है। और पीडीएफ में दे दूँगा, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर बात करते हैं, हम विद्युत की बात करते हैं कि हमारा विद्युत होता क्या है, ठीक है। तो विद्युत जो होता है हमारा, ये क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है या जो हमारा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन या आवेश को, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक स्थान से, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, ठीक है। कौन, विद्युत। मतलब जो हमारा एक यहाँ पे एक यहाँ आवेश है, यानी क्यू आवेश, है ना। तो एक इस क्यू आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ हो गया क्यू, है ना। तो ये यहाँ एक प्रवाह हो रहा था, फिर यहाँ प्रवाह होने लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसका प्रवाह होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, उसको विद्युत बोलते हैं। क्लियर हुई बात, शॉर्ट एकदम पूरा बनाइएगा, ठीक है। ये हुआ विद्युत। अगर हम विद्युत की टाइप्स की बात करेंगे, तो पहला जो टाइप्स होता है हमारा होता है स्थिर विद्युत। आप कहेंगे सर ये क्या है, अभी बताता हूँ। दूसरा जो होता है हमारा गतिशील गतिशील विद्युत। तो स्थिर विद्युत को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं, है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये इसको बोलते हैं डायनेमिक, क्या बोलते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ बात। अब इसके बारे में विद्युत के दो प्रकार, स्थिर विद्युत क्या होता है इसके बारे में बात कर देंगे। यह विद्युत आवेश का रूप होता है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो विद्युत होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते, किसी एक स्थान से, है ना। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में हमको प्रवाह करना है तो इसमें हम नहीं कर सकते। किसमें, स्थिर विद्युत आवेश में क्या नहीं कर सकते हम, विद्युत का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। बट जो हमारी डायनेमिक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इसमें क्या होता है, जो हमारा विद्युत का जो प्रवाह होगा, विद्युत का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं, दूसरे स्थान तक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ बात। अब देखिए, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं, जैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे हम केबल के माध्यम से कर सकते हैं, जो हमारी केबल होती है केबल के माध्यम से कर सकते हैं, और तारों द्वारा पहुंचा सकते हैं, है ना। जिसमें हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इसमें किसमें, केबल द्वारा भी कर सकते हैं और तार द्वारा भी कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, बिल्कुल। जो हमारा स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इसमें विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका उत्पादन जो होता है ये अधिक मात्रा में नहीं होता, अधिक मात्रा में नहीं होता है।
क्लियर होगी बात। तो विद्युत क्या होता है, विद्युत के प्रकार क्या हैं, ये किस में स्टैटिक और डायनेमिक। क्लियर होगी बात। इसके बाद आते हैं हम कुछ पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, तो पदार्थ हमारा वह क्या करता है, वह प्रत्येक वस्तु क्या जो स्थान घेरता है, क्या घेरता है, स्थान घेरता है ना, स्थान घेरता है, जिसका जिसका एक निश्चित भाग होता है, क्या होता है, जिसका एक निश्चित क्या होता है, भार होता है, भार वेट होता है, ठीक है, वो पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। समझ बता रही है। जैसे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो गया, सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट को हमने बनाया है ना, तो इस ऑब्जेक्ट जो क्यूब बनाया हुआ है हमारा, तो एक स्पेसिफिक ये स्थान घेरा हुआ है भाई, इस स्थान में ही तो घेरा हुआ है, और इसका कुछ वेट होगा, क्या होगा, इसका कुछ वेट होगा। तो पदार्थ हुआ ऐसे पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसका कोई वेट होता है, क्या होता है, पदार्थ कहलाता है। क्लियर होगी बात। इसकी कितनी अवस्था होती है, एक होता है आपकी ठोस, 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव और गैस, और एक प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन भी होता है, ठीक है। और ठोस, द्रव, गैस तो तीनों होती ही हैं, और एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। कौन सी अवस्था है ये, चौथी अवस्था है। क्या अवस्था है, चौथी अवस्था है। क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि प्लाज्मा कौन सी अवस्था होती है, तो चौथी अवस्था होती है, जो क्या होता है, ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है। या क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछ सकता है, ठोस एवं द्रव के बीच कौन सी अवस्था होती है, तो आप बोलेंगे ठोस एवं द्रव के बीच कौन सी अवस्था होती है, तो प्लाज्मा होती है। क्लियर हुई बात। देखिए, बेसिक साइंस, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने पे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जब समझिएगा, तो आगे चल के आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। हम एक शॉर्ट में आपको हम बता दे रहे हैं। क्लियर हुई बात, बिल्कुल। अगर पूछ कभी कल क्वेश्चन बनाने पूछ भी सकता है कि प्लाज्मा की खोज किसने किया था, तो प्लाज्मा की जो खोज हुई थी 1920 ईस्वी में इरविन लैंगम्यूर ने किया था, ठीक है, प्लाज्मा की खोज। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और पदार्थ पूछेगा तो पदार्थ क्या होते हैं, तो पदार्थ ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। किससे, छोटे छोटे कणों से क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे बन के होते हैं, छोटे छोटे कणों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। अगर अणु की परिभाषा पूछ दिया, तो पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्लियर होगी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अणु कहते हैं। अगर हम परमाणु की इसी में बात कर लें थोड़ी सी, अगर हम परमाणु की बात कर लें, तो ये भी अणु पदार्थ का, इसमें अगर बात करें तो ये भी क्या है, ये भी पदार्थ का छोटा कण है। ये भी क्या है, पदार्थ का छोटा कण है। बट ये क्या करता है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सके, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, और ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता है। कौन, परमाणु। देखिए, जो मुंह से जो बोल रहे हैं हम लिख नहीं रहे हैं, बट आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता है। और ये क्वेश्चन पूछता है परमाणु के बारे में, तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। पूछता है कि परमाणु के कक्षा का व्यास कितना होता है, तो परमाणु के कक्षा का जो व्यास होगा, है ना, कक्षा का जो व्यास होता है कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर हो रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम नाभिक पे, कि नाभिक हमारा क्या होता है। तो जो हमारा नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, इसमें हमारे क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। जो नाभिक की खोज हुई थी 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। क्लियर हो रही बात।
और जो नाभिक का हमारा जो व्यास होता है, जो नाभिक का जो हमारा व्यास होता है कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर होता है। नाभिक के बारे में पता हो गया ये, ठीक है। खोज इसमें क्या क्या होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। व्यास कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर होता है। क्लियर होगी बात, बिल्कुल। इसके बाद हम नाभिक में जो हमारे उपस्थित होते हैं, पहला हम इलेक्ट्रॉन के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी 1897 ईस्वी में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, 1897 ईस्वी में। इस पर जो आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा आवेश होता है कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। क्या होता है, कूलाम्ब होता है, ठीक है। कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करेंगे, किसके बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे, इस पर द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.109। याद रखिएगा, 3 डेसिमल तक पूछ सकता है फ्रेंड्स, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सब 9.1 ही याद करके ज़्यादातर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है कौन, द्रव्यमान। आवेश कितना, इतना। क्लियर होगी बात। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता हो गया। अब अगर हम बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि प्रोटॉन हमारा क्या होता है। तो प्रोटॉन जो हमारा होता है 1886 ईस्वी में किसने खोजा था, गोल्ड स्टील नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। गोल्ड स्टील किसने खोजा था, गोल्ड स्टील नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पर जो आवेश का जो हमारा चार्ज होता है, इस पर जो आवेश का चार्ज होता है कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रोटॉन का जो हमारा द्रव्यमान होता है कितना होता है, जो प्रोटॉन पर हमारा जो द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, किसका, जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो हमारा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। कितना गुना होता है, 1840 गुना होता है। इस बात का ध्यान रहे। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 1840 गुना होता है, ठीक है। पूरा हम टॉपिक क्लियर करेंगे, बट आप वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखिएगा, है ना, क्योंकि तभी समझ में आपको आएगा। क्लियर हो रही है बात। चलिए हम बात कर लेते हैं, अब किसकी बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है। देखिए जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पे क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन कण होते हैं, है ना, उदासीन कण होते हैं। उदासीन कण का मतलब ये होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन इस पर द्रव्यमान होता है। तो इस पर द्रव्यमान कितना होता है, 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। क्लियर होगी बात, kg होता है। तो ये हम न्यूट्रॉन के बारे में हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा कर लिए हम लोग। बात समझ में आई आप लोग को, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि हमारा, अब देखिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं। इसके बारे में किस पे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं। देखिएगा इसके बारे में कौन से टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे होते क्या हैं। समझ में आया, किसके बारे में हम चर्चा कर लिए। हमने चर्चा किया विद्युत के बारे में, है ना, विद्युत क्या होता है, विद्युत के प्रकार के बारे में हमने चर्चा कर लिया। 2 प्रकार के पदार्थ के बारे में चर्चा कर लिया, प्लाज्मा के बारे में चर्चा कर लिया, नाभिक के बारे में चर्चा कर ली, है ना।
नाभिक में किस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक क्या होता है उसके बारे में चर्चा की, प्रोटॉन क्या होता है उसके बारे में चर्चा की, इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में चर्चा की, न्यूट्रॉन क्या होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि जो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ये आखिर होता क्या है हमारा। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कोई हमारा, देखिए इसमें जो होता है अगर किसी जो ठोस हमारा जो है पदार्थ है ना, कोई हमारा ठोस पदार्थ है, ठीक है, तो ठोस पदार्थ में जो विद्युत का जो प्रवाह होगा ना, हमारा विद्युत का जो प्रवाह होगा, तो उसमें जो ठोस पदार्थ ले लिए, जैसे हमारा रॉड हो गया, तो रॉड में जो हमारा विद्युत का जो हमारा प्रवाह होगा, है ना, जो रॉड में हमारा विद्युत का प्रवाह होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्री, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ठोस परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन हैं जो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में होने के कारण नाभिक से अपेक्षाकृत कम बल से बंधे रहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा नाभिक है ना, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके जो आपका आकर्षण बल होगा इससे कम घिरे रहते हैं। समझ बात आ रही है? तथा थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर परमाणु से अलग हो जाते हैं। क्लियर हुई बात? तो इसे हम क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमारा क्या होता है, क्वेश्चंस आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारा जो आवेश होता है ना, जो हमारा चार्ज होता है क्या करता है? चार्ज जो होता है चालक के एक सिरे से, कहाँ से? चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, है ना, दूसरे सिरे तक, है ना, चालक के एक स्थान से या दूसरे सिरे तक पहुंचाता है। तब क्या करता है? पहुंचाता है क्या? इलेक्ट्रिक। क्या पहुंचाता है? तो इलेक्ट्रिक पहुंचाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, तो ये ठोस धातु पदार्थों में क्या करता है? विद्युत धारा का प्रवाह करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा का प्रवाह करता है। क्या करता है? विद्युत धारा का क्या करता है? प्रवाह करता है ना। क्या करता है? प्रवाह करता है। समझ में बात आई? एक चीज़ और छूट गया था, यहाँ पे कभी कल पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लिया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे कहाँ से है? ये ग्रीस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीस से लिया गया है। ग्रीस से लिया गया है ना। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हिंदी होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो अर्थ होता है हमारा एम्बर होता है। क्या होता है? एम्बर होता है। क्लियर हुआ? तो ये रहा हमारा थ्योरी का क्लास। ठीक है, थ्योरी का हमारा क्लास स्टार्टिंग है वैसे, तो ये रहा हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। क्लियर होगी बात इतनी? ये सारा आपको रिवीजन करके जाना है, और जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो हम करा रहे हैं थ्योरी वाली क्लास, इसको भी नोट करना है आपको। समझ में आ रहा है ये? बिल्कुल। चलिए, अब हम बात करते हैं आवेश के बारे में कि हमारा आवेश क्या है। ठीक है, तो आवेश जो होता है वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया होती है एक। तो आवेश को सर्वप्रथम किसने किया था? एक थेल्स नामक हमारा वैज्ञानिक थे। कौन से नामक वैज्ञानिक थे? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने इस बात को बताई। क्या बताई? कि जो हमारा आवेश होता है, क्या होता है? आवेश जो होता है एक पृष्ठीय होता है। क्या होता है? पृष्ठीय होता है। पृष्ठीय का मतलब होता है एक सरफेस पर होता है ना, एक पर्टिकुलर सरफेस पर होगा। समझ बताई? एक सरफेस होगा। अगर खोखला गोला है, अगर कोई खोखला चालक है ना, कोई खोखला चालक है, हॉलो सॉफ्ट है ना, कोई क्या है, एक हॉलो सॉफ्ट अगर हम बना दें, एक हमारा खोखला गोला है, ठीक है, तो खोखले चालक में इसमें जो प्रवाह होगा, जो हमारा आवेश का जो चार्ज होगा, है ना, जो हमारा आवेश का जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। क्यों?
क्योंकि जो हमारा आवेश होता है एक पृष्ठ पर होता है ना, एक पृष्ठ पर होता है। जैसे सपोज दैट यहाँ हमारी कोई वैन है ना, कोई वैन है, तो इसमें जब बिजली गिरती है तो इसके सरफेस पर गिरेगा, न कि इसमें अंदर गिरेगा बिजली। क्लियर होगी बात। तो क्योंकि ये हमारा हॉलो है ना, हॉलो है, तो हॉलो पे हमारा जो चार्ज होता है क्या होता है, जीरो हमारा होता है। क्लियर हो रही है बात समझ में आ रही है। तो ये रहा। इसके बाद अब भी पूछ सकता है कि आवेश क्या है। ये स्टेटमेंट, आवेश पृष्ठीय होता है, खोखले चालक के अंदर आवेश का चार्ज जीरो होता है। और आवेश जो होता है एक क्या है, आवेश जो होता है क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है दोस्त, क्वांटीकृत का मतलब होता है छोटे छोटे बंडल्स में होते हैं। किस में होते हैं, छोटे छोटे बंडल्स में होते हैं, बंडल्स में होते हैं। किस में होते हैं, छोटे छोटे किस में होते हैं, बंडल्स में होते हैं। क्लियर हो रही है बात समझ में आ रही है आपको। बिल्कुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आवेश के बारे में हो गया। आवेश के बारे में क्वेश्चन और पूछता है जो हम ट्रिक के माध्यम से हम बता रहे हैं। जैसे पूछता है कि जो कांच की जो छड़ होती है, पहली बात समझे, कांच की छड़ या धातु छड़, कांच की छड़ या धातु छड़ या बिल्ली है ना, बिल्ली की खाल पर या बिल्ली की खाल पर क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, बिल्ली की खाल पर क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। पूछेगा कांच की छड़ पर और धातु की छड़ पर या बिल्ली की छड़ पर जो हम रगड़ते हैं उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो पॉजिटिव उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान रहे, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्लास्टिक हो गया, क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्या हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, या ऊन हो गया, या रेशम हो गया। क्लियर हुई बात, समझिएगा बात को। इस पर क्या होता है, इस पर ऋणात्मक चार्ज होगा। क्या होगा, ऋणात्मक चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हुआ बात, क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, बिल्कुल सही। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आवेश में जो हमारा होता है, आवेश के लिए, किसके लिए, आवेश के लिए, जो हमारा आवेश के लिए होता है धन और ऋण, यानी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव यानी ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इस शब्द का प्रयोग जो हमारा किया था, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस बात को ध्यान रहेगा। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपको 100% याद रखना है कि धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। आपको बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई। बिल्कुल। और भी हम आवेश के बारे में चर्चा करेंगे, और भी हम आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे पूरे आवेश के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे आवेश के बारे में। एक हमने फार्मूला आपको बताया था कि Q बराबर होता है N इंटू ई। होता है कि नहीं दोस्त, होता है। हमने बताया था एक इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हमारा Q क्या है, पहले यहाँ देखो, जहाँ पर Q क्या है, ये हमारा उत्पन्न आवेश है। समझिएगा बात को, क्या है, Q क्या है, उत्पन्न आवेश है। N क्या है हमारा, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है, E जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। Q बराबर N इंटू ई, ये फार्मूला हो गया Q का। एक होता है I बराबर, सुनिएगा बात को, I बराबर Q बाई टी या Q बराबर I इंटू टी, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो। क्लियर हुआ बात। तो इसमें अगर हम बात करें I बराबर Q बाई टी और Q बराबर I इंटू टी, ठीक है। I क्या है आपका, धारा है। क्या है, धारा। T क्या है, समय है। Q क्या है, आपका चार्ज है। क्या है, चार्ज है, जिसे क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल। आवेश का मात्रक अगर हम बात करें, आवेश का मात्रक अगर हम बात करें, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का अगर हम मात्रक की बात करें, तो आवेश का जो मात्रक होता है, इसमें अगर हम आवेश की मात्रक की बात करें
तो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और एक आवेश का मात्रा अगर Q बराबर I इंटू टी से कर दें तो I का मतलब, धारा का मतलब मात्रा क्या हो, एम्पियर, और टाइम का मात्रा क्या हो जाएगा, सेकेंड। यानी आवेश का एक और मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। कि कौन सा मात्रक हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। और आवेश का मात्रक एक कितना हो गया, कूलाम हो गया। बात समझ में आए? यानी 2 हो गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं, जिसने हमने फार्मूले से हमने आपको बताया। क्लियर हो गया बात? इस पे आपका फार्मूला भी बनता है, इस पे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की जो आपका आवेश को होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है ना? बिल्कुल होता है ना दोस्त, कूलम्ब होता है। इस बात को ध्यान रहे। और यदि क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ देता है कि एक कूलम्ब एक कूलाम आवेश का मान कितना होता है, तो एक कूलाम आवेश का अगर बात पूछेगा तो 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। 10 के पावर क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को ध्यान रहे। समझ बात आ रही है? कैसे हम प्रूव कर लें, देखिए कैसे करेंगे इसको। Q बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, I इंटू टी होता है। ठीक है, I इंटू टी होता है। एक होता है Q बराबर N इंटू ई होता है। तो कह रहा है एक कूलाम आवेश, यानी कूलाम आवेश की जगह हम 1 रख देंगे, N की जगह 1, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आपको ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब N की वैल्यू लेंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाइए और इसमें क्या करेंगे, 10/16 कर लीजिए इंटू 10⁻19 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2×5 = 10 है ना, 2×8 = 16। ठीक है, अब इसको जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, पॉइंट है ना 0.628 आएगा इंटू 10⁻19। अब इसमें क्या कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो 6.28 इंटू 10⁻18 कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये N की आपकी वैल्यू आ गई, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गया। तो कैसे समझ में आया, ये डायरेक्ट आप तो याद कर लो, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि एक कूलाम आवेश का मान कितना होता है ना। एक डायरेक्ट पूछेगा कि एक कूलाम आवेश का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे कि इतना होता है। ठीक है, और नहीं तो इसको सॉल्व करना है तो आपने जैसे हमने आपको सॉल्व करवाया है, इस तरह से आप N की वैल्यू निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? बताइए, इतना बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना? चलिए अब हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम। किसका नियम बात करते हैं? कूलाम के नियम के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कूलाम का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चंस बनता है कूलाम के नियम पे, पहला क्वेश्चंस यही बन जाता है कि हमारे जो कूलाम का नियम किस पर लागू होता है। तो पहला क्वेश्चंस बनता है कि कूलाम का जो नियम लागू होता है ये स्थिर आवेश पर लागू होता है। पहली बात, किस पर लागू होता है? स्थिर आवेश पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? स्थिर आवेश पर लागू होता है। पहला क्वेश्चंस बनेगा किस पर लागू होता है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स कि स्थिर आवेश पर लागू होता है। ठीक है, कूलाम का नियम बोलता है कि यदि कोई दो आवेश है ना, कूलाम का नियम बोलता है कि यदि कोई दो आवेश है Q1 इंटू Q2 और इनकी बीच की दूरी अगर R है, क्या है, बीच की दूरी R है, तो इनके बीच जो कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होगा, है ना, क्या होता है, आवेश के गुणनफल के क्या होता है, अनुत्क्रमानुपाती, और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बट फ्रेंड्स इसको समझने पर एक टॉपिक और छूट गया है कि यदि दो समान आवेश होंगे, क्या होंगे, यदि दो समान आवेश होंगे, है ना, दो समान आवेश होंगे, जैसे प्लस Q1 यहाँ हो गया और प्लस Q1 यहाँ और प्लस Q1 यहाँ, है ना, Q1 यहाँ, Q2 यहाँ, तो दो समान आवेश हो गए, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ये दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये पता है आप लोग को?
लेकिन मैं फिर से आपको बता दिया, ठीक है। तो कुलम साहब बोले कि ये जो हमारा जो लागू होगा नियम, ये स्थिर आवेश पर लागू होगा, और जो हमारा होगा इसमें इन्होंने क्या बताया है कि दो आवेश है, उनके बीच की दूरी अगर r हो तो इस पे जो हमारा जो फोर्स लगेगा, पहले में हम क्या है, जो हमारा फोर्स लगेगा क्या होगा, जो हमारा फोर्स लगेगा वो अनुत्क्रमणानुपाती होगा किसके, Q1 इंटू Q2 के। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा हम आवेश हम वो करेंगे, क्या करेंगे, जितना ज़्यादा आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे उतना ही हमारा फोर्स बढ़ेगा। अगर हमारा Q1 जितना ही बढ़ाएंगे और Q2 जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमारा फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है। क्लियर होगी बात। और दूसरा जो हम ये बोलते हैं कि जो उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उसकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम r बढ़ाएंगे, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स हमारा क्या है, कम लगेगा, बिल्कुल कम लगेगा। अगर ये डिस्टेंस हम बहुत बढ़ा दें तो इनके बीच जो फोर्सेस लगेंगे क्या होंगे, कम लगेंगे, ठीक है, क्या होंगे, कम लगेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशनों को जब आपस में जोड़िएगा तो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आप समीकरण इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको मान लीजिए सेकंड, जब आपस में जोड़िएगा तो यफ अनुत्क्रमणानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। अगर इसको करेंगे f बराबर अगर कोई कांस्टेंट हो गया k Q1 Q2 अपान r², ये आपका कूलम्ब से का नियम बताए थे। इस पे आपको क्वेश्चन भी पूछता है और ये भी पूछेगा कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम 4 गुना कर दें तो इस पर फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 4 गुना कर दोगे फ्रेंड्स, है ना, तो 16 गुना इस कम हो जाएगा हमारा फोर्सेस। क्लियर होगी बात। तो इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इस बात का ध्यान रहे आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ ये क्वेश्चंस हो गया, के क्या है हमारा, तो के हमारा है, के जो हमारा है ये वैद्युत स्थिरांक होता है। क्या होता है, विद्युत स्थिरांक है। क्या है, विद्युत स्थिरांक है, विद्युत स्थिरांक है, जिसका मान क्या होता है, तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बात को ध्यान, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r होता है। बात समझ में आई। के की मान इतना होता है। अभी मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करूंगा, पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लें, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r होता है। लेकिन यदि वायु माध्यम हो गया, यदि वायु आपका क्या है, माध्यम है, तो एप्सिलॉन r बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो f बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात, जो आपका एप्सिलॉन 0 है ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है ना, विद्युतशीलता है, जिसका मान कितना होता है 8.854 इंटू 10 के पावर कितना बताइए, 8.8854 इंटू 10 के पावर 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है, समझ बताइए, 12 होता है फैरेड प्रति मीटर। क्या होगा, फैरेड प्रति मीटर होता है। क्लियर होगी बात। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की अगर डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा तो 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर थोड़ा सा पेपर का जो लेवल है थोड़ा हाई कर दिया तो पूछ सकता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। अगर पूछेगा कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो 8.854 इंटू 10 के पावर -12 फैरेड प्रति मीटर। ये सब समझ में आ रहा है आपको, कैसे हुआ, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रही है बात, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, या आप बताएं, कमेंट में करिएगा फ्रेंड्स कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं चालक के बारे में, बात करते हैं कि चालक क्या होता है, उसके बारे में हम क्षेत्र की विद्युत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चालक क्या होता है, तो चालक जो हमारा पदार्थ होता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसमें थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगते हैं क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है, ठीक है।
मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो हम कह सकते हैं जो चालक होता है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, है ना, इसकी संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है चालक में। ठीक है, एक अच्छे चालक के लिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 10⁻22 तक होती है ना। इसको बात को ध्यान रखिएगा, कितनी होती है, 10⁻22 तक होती है। ठीक है, और चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है, अगर पूछेगा चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत जो प्रतिरोध होता है तथा जो प्रतिरोधकता होता है, क्या होता है, जो प्रतिरोधकता होता है ये बहुत कम होता है। क्या होता है दोस्त, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो क्लियर हुई ये बात, क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगर हम अचालक की बात करते हैं कि अचालक क्या है, तो अचालक की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। जो हमारी संख्या होती है ना, इसकी जो संख्या होती है बहुत कम होती है। क्या होती है, संख्या जो होती है बहुत कम होती है। इसकी संख्या तो बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र लगने पर विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता। और इसमें क्या होता है कि जो इसमें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होता है बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। चालक की अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे आपका सिल्वर हो गया, है ना, क्या हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, कॉपर हो गया, क्या हो गया, कॉपर हो गया। इसके बाद सोना हो गया, है ना, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। फिर इसके बाद पीतल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पीतल हो गया। ये सब सारी चीज़ें क्या है, चालक के अंतर्गत आती हैं। और चालक में क्या आ जाएगा, जैसे आपका पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी हो गया, है ना, पीवीसी हो गया। उसके बाद सूखी लकड़ी हो गई, क्या होगी, सूखी लकड़ी हो गई, है ना, लकड़ी हो गई। कागज हो गया, है ना, कागज हो गया। और एक आता है माइकानाइट, क्या आता है, माइकानाइट, एक आता है माइकानाइट, ये भी हमारा क्या है, अचालक होता है। ठीक है, और एक शुष्क हवा आ गई, आपको पता होगा। ठीक है, शुष्क हवा ये भी अचालक है। तो कहने का मतलब है आपको समझ में आया, इतने सारी टॉपिक है, इतनी सारी हमने टॉपिक बताया, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से इस पेज में से ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बारे में अगर हम बात करें अर्धचालक के बारे में, अर्धचालक के बारे में बात करें, तो अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होता है। क्या होती है, बहुत कम होता है। इसमें सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है। समझ बात आई, क्या होती है, सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है। चलिए बता ही देता हूँ इससे। जो हमारे जो अर्धचालक होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे अर्धचालक, जैसे हम अर्धचालक की बात करते हैं, अर्धचालक, अर्धचालक में क्या होता है, जो हमारा फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी संख्या बहुत कम होती है। क्या होती है, संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, संख्या बहुत कम होने के कारण इसमें क्या होती है, सूक्ष्म धारा बहती है। कैसी धारा बहती है, सूक्ष्म धारा बहती है। कैसी धारा बहती है दोस्त, सूक्ष्म धारा बहती है। जैसे इसका हम उदाहरण की बात करें अगर हम, तो उदाहरण की बात करें जर्मेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, है ना, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितनी, पूछता है कि जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है तो 10⁻18 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, 10⁻18 हो सकती है। इस बात को ध्यान रहे आप लोग भी। ठीक है, इसमें अगर बात करें अर्धचालक के बारे में बात करें, तो एक आता है जर्मेनियम, क्या आता है, जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन आता है ना, इसके बाद सिलीनियम आता है, सिलीनियम आता है। तो ये सब क्या है, अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है ना, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की बात करते हैं। ठीक है,
सब टॉपिक क्लियर होगा फ्रेंड्स, सभी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की, बात करते हैं विद्युत धारा की। किसकी बात करते हैं हम? विद्युत धारा की बात करते हैं कि हमारा विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा की बात करते समय इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश की प्रवाह की दर, देखिए हमने बताया था कि जो विद्युत धारा होती है I बराबर Q/T, इसी से हम निकाल लेंगे इसका फार्मूला। ये हमारा आवेश है, तो आवेश में जो दर होती है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना, तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश यानी विद्युत आवेश Q, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर रेट ऑफ क्या, आप क्या बोलते हैं इसको? कूलाम बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं, I बराबर Q/T। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है ना, कूलाम, या हम कूलम भी बोल सकते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। टाइम का कितना होता है? कूलाम प्रति टाइम का होता है सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। एक चीज़ और देखिए, जो विद्युत धारा स्टेटमेंट पूछ सकता है कि विद्युत धारा जो होती है ये क्या होता है? हमेशा बंद परिपथ में बहता है। किस में बहता है? हमेशा बंद परिपथ में बहता है। किस में बहता है? बंद परिपथ में बहता है। किस में बहता है? तो बंद परिपथ में बहता रहता है। कभी भी बोलेगा कि क्लोज सर्किट में ये बहती रहती है, ठीक है। विद्युत धारा हमारी कैसी राशि है? तो आप बताएंगे कि सर विद्युत धारा हमारी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, ठीक है। क्योंकि ये सदिश के क्यों होती हैं? क्योंकि ये सदिश का जो योग होता है ना, सदिशों के योगों का पालन नहीं करती। क्या करती है? पालन नहीं करती है। सदिशों के योग का क्या करती है? पालन नहीं करती है। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। और स्टेटमेंट पूछ सकता है कि विद्युत धारा जो होता है ना, पूछ सकता है कि जो विद्युत हमारा धारा होता है, क्या होता है? जो विद्युत धारा होता है हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। इस बात को ध्यान रहे, क्वेश्चंस पूछता है, प्रवाहित होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह होगा वो कैसा होगा? तो विद्युत धारा जिसमें बहेगी उसके विपरीत दिशा में होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो ये बात? और विद्युत धारा जो होता है हमारा, एक स्टेटमेंट और भी देख लीजिए, विद्युत धारा जो होता है हमेशा निम्न मार्ग चुनती है। क्या चुनती है? हमेशा निम्न मार्ग चुनती है। क्या चुनती है? निम्न मार्ग चुनती है। क्या चुनती है? हमेशा निम्न मार्ग चुनती है। क्लियर होगी बात? और विद्युत धारा का वेग, जो विद्युत धारा का जो वेग होता है ना, विद्युत धारा का जो वेग होता है लगभग प्रकाश के वेग का, किसके? लगभग जो प्रकाश का जो आपका वेग होता है, लगभग प्रकाश का वेग कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लगभग इसके क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा दे रहे हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? विद्युत धारा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, कि विद्युत धारा कैसी बहती है। तो विद्युत जो धारा बहती है ना, कैसे बहती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। कैसे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव हो जाती है। दूसरा कह सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव से क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बहती है। हमेशा पॉजिटिव से किस में बहती है? निगेटिव की ओर बहती है, ठीक है। और एनोड टू कैथोड बहती है। किस में? एनोड टू कैथोड, ये भी पूछ सकता है, एनोड टू कैथोड की ओर, ठीक है। चौथा क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा है ना, विद्युत धारा की क्या होगी? धारा की विपरीत दिशा में होगा। धारा की विपरीत होता है ना, धारा की विपरीत होगा, है ना। और धारा की जो दिशा होती है ये काल्पनिक होता है ना। धारा की जो दिशा होती है काल्पनिक होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो ये बात? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल।
इसके बारे में हम बात करेंगे विद्युत धारा के प्रकार के बारे में। अगर हम विद्युत धारा के प्रकार के बारे में बात करें तो पहला जो हमारा होता है एक होता है डीसी करंट। कौन सा होता है? डीसी करंट। डीसी करंट को डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं, है ना, डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं दिष्टधारी, है ना, क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा बोलते हैं। ठीक है, दिष्ट धारा का मतलब ये होता है, बता दे रहे हैं कि जिसमें इसका जो परिमाण होता है, परिमाण प्लस दिशा, ठीक है, परिमाण प्लस दिशा क्या होती है? दोनों नियत होता है। क्या होता है? दोनों नियत रहती है। क्या होता है? दोनों नियत रहती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग आपका होता है सेल में। ठीक है, किस में होता है? सेल में होता है, बैटरी में होती है। किस में होती है? बैटरी में। फिर इसके बाद जनित्र में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? 0 होती है। क्या होता है दोस्त? 0 होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होगी कितनी होगी? 0 होगी। दो दिष्ट धारा हमारा बहती है ओनली पॉजिटिव की ओर, बोलती है कन्वर्ट करके ओनली पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव टू पॉजिटिव होती है। अर्थात हमने ये तो थोड़ा गलत बना दिया, लेकिन जो इसका जो कर्व होता है ओनली पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ती है। ठीक है, ये वाला डायग्राम सही है आपका। क्लियर हुआ बात? एक दूसरी जो धारा होती है इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। क्लियर हुई बात? इसमें जो होता है परिमाण, है ना, उसमें क्या होता है? परिमाण प्लस दिशा, है ना, परिमाण और दिशा एक नियत दर पर, यानी एक नियत दर पर हमेशा बदलते रहते हैं। एक नियत दर पर क्या होते हैं? हमेशा बदलते रहते हैं। क्या होते हैं? हमेशा बदलते रहते हैं। एक नियत दर पर क्या होता है? हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। समझ बात आई? कैसे बदलता रहता है? अगर हम डायग्राम के माध्यम से, ये पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसे प्लस माइनस फिर प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग जो होता है घरेलू में, जैसे जो हम घरेलू यूज़ करते हैं तो एसी करंट ही होता है हमारा। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा जितनी भी होता है ना, औद्योगिक क्षेत्र में जो यूज होता है, ठीक है, उष्मा, जो भी प्रकाश उष्मा है, यांत्रिक ऊर्जा जो उपकरण है, उसमें हमारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा की जो हमारी आवृत्ति होती है ना, जो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है, जो हमारी 50 हर्ट्ज होती है। क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी बात? कितनी हर्ट्ज होती है? 50 हर्ट्ज होती है। क्लियर? बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्रतिरोध की बात करेंगे कि प्रतिरोध हमारा होता क्या है। प्रतिरोध हमारा होता क्या है? देखिए दोस्त, प्रतिरोध से ही हमको पता चल रहा है कि यह वह पदार्थ जो प्रतिरोध गुण प्रदर्शित करता है प्रतिरोधक कहलाता है या प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है कि यह पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है दोस्त, जिसके कारण जो हमारे जो विद्युत धारा का जो फ्लो होता है, जैसे ये हमारा हुआ, इसमें विद्युत धारा का जो हमारा फ्लो होगा, है ना, तो फ्लो को हमारा फ्लो में विरोध करता है। ये क्या करता है? फ्लो को आगे नहीं बढ़ने देता है, इसका अपोज करता है, विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, और प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है, अगर प्रतीक की बात करें, इसको प्रतीक को हम इस वाले ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर वो बात? इसके बाद हम बताते हैं
इसके बाद हम बता रहे हैं कि प्रतिरोध का नियम क्या है। क्या है? प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो प्रतिरोध का नियम है ना, किसी चालक का प्रतिरोध का जो नियम है, इसमें क्या है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किस में निर्भर करता है? निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किस में? निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो होता है, कहता है कि जो प्रतिरोध होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, मतलब लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर दूसरे कंडीशन में क्या बोलता है? दूसरे में ये बोलता है कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी जो एरिया होता है, उसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला कंडीशन क्या है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी कंडीशन क्या है? एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तीसरी जो इसकी कंडीशन है, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसके निर्भर करता है? पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ के प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। चौथी कंडीशन जो हो जाएगी, है ना, चालक के ताप पर निर्भर करता है। चालक के तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालक के तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चंस है ये, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा इसको। ठीक है, बोलता है कि प्रतिरोध का नियम किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला तो लेंथ पर निर्भर करेगा। ठीक है, लेंथ पर निर्भर करेगा। दूसरा है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निर्भर करेगा। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा और चालक के तापमान पर निर्भर करेगा। इतने पर वो क्या करेगा? निर्भर करेगा। चलिए, इसके बाद अगर हम कर दें इसके, अगर हम इस वाले इक्वेशन को, जो ये दोनों इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन को अगर हम लिखें तो कैसे लिख पाएंगे? लिखेंगे R बराबर, अगर इसको हम R बराबर रो L इंटू ए बाई ए, L अपान ए, इसको अगर इस वाले फार्मूले के टर्म में लिखें, इस वाले फार्मूले टर्म में लिखें R बराबर रो इंटू L बाई ए। रो एक कांस्टेंट हो गया, जहाँ रो एक क्या है? रो एक क्या है? स्थिरांक है। क्या है दोस्त? स्थिरांक है। और इस रो को आप चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, इसको क्या बोलेंगे? चालक पदार्थ का क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध बोल दीजिए, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको बोल देंगे प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता बोलेंगे, है ना, प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, जो रो का जो मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर हो जाएगा, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, क्या होता है? ओम मीटर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो हमारा जो फार्मूला आ गया R बराबर रो इंटू एल बाई ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चंस आपसे बनेंगे ही बनेंगे, आप देखिएगा। अगर हम बात करें हम प्रतिरोधकता की, जो हमने अभी किया हुआ है, प्रतिरोधकता की बात करें या विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, किसकी बात करें? विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें। अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें या विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो इसका अगर हम R बराबर रो इंटू एल बाई ए, है ना, अगर हम इसको क्या निकालें, अगर रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए अपान एल। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो R का मात्रक होता है ओम, है ना, ओम। इसका मीटर स्क्वायर अपान मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा क्या होगा? ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर रो का, है ना, जो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अगर हम इसके बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र m के पावर l, m के पावर 1, l के पावर 3, t के पावर -3 और a के पावर -1 होता है। कहेंगे तो इसको भी बता दूंगा, है ना, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पूछेगा तो इसका मात्रक ओम मीटर हो जाएगा, रो की वैल्यू। क्लियर होगी बात कि नहीं? विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहा जाता है। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं हम चालकता के बारे में, बात करते हैं कि चालकता हमारा होता क्या है। ठीक है, चालकता की बात करते हैं। तो चालकता क्या होता है? चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता करता है। क्या करता है? यह क्या करता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह में
क्या करता है, सहायक होता है। क्या होता है, सहायक होता है। विद्युत धारा के प्रवाह में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है। चालकता, चालक की चालकता उसके प्रतिरोध का विलोम होता है। उसके प्रतिरोध का क्या होता है, विलोम होता है। जो चालकता होता है, जो हमारा जो चालकता होता है, वो चालक में प्रतिरोध का क्या होता है, विलोम होता है, यानी विलोम होता है, यानी इन्वर्स होता है। ठीक है। तो अगर हम चालकता का मात्रक की बात करेंगे तो ओम, यानी ओम इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर हुई की बात। या इसको ओम इन्वर्स बोल दो, है ना, ओम इन्वर्स बोल दो, या इसको महो बोल दो, है ना। ओम इन्वर्स भी बोलते हैं, महो भी बोलते हैं, या सीमेंस भी बोलते हैं। देखिएगा, या क्या बोलते हैं, सीमेंस भी कहते हैं, सीमेंस भी कहते हैं, महो भी कहते हैं, और ओम इन्वर्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो G बराबर हो जाएगा 1/R। अब देखिए G बराबर, अब देखिए 1/ρ A/L, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो G का एक फार्मूला आपका हो जाएगा ρ A/L, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ρ × L/A। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए पहले इसको छोड़िए, पहले देखिए G बराबर, हम यहाँ से बात करें G बराबर 1/R, तो R बराबर क्या होता है, ρ × L/A, है ना, यही होता है। इसकी वैल्यू को यहाँ हम पुट कर दें तो G बराबर क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा ρ L/A हो जाएगा, है ना। तो A ऊपर चला जाएगा तो G बराबर हो जाएगा A/, क्या हो जाएगा, ρ × L हो जाएगा, है ना, ρ × L हो जाएगा। ये फार्मूला क्लियर हुआ बात कि नहीं, क्लियर हुआ बात कि नहीं। 1/ρ × L, है ना, R बराबर ρ × L/A, तो ρ × L हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं, जी को क्या बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं, चालक की विशिष्ट चालकता है ना। रो को चालक की विशिष्ट चालकता है। इसका मात्रक क्या होगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें चालक की विशिष्ट चालकता, अब यहाँ से बात करें चालक की विशिष्ट चालकता की, तो यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा मोहो प्रति मीटर, और सीमेंस प्रति मीटर। क्लियर हुआ बात, समझ में आया कैसे हुआ। G बराबर A/ρ × L। क्लियर हुआ कि बात नहीं। तो इसको बोलते, अगर यहाँ से G, अगर देखिए भाई, अगर मैं G का अगर हम निकालें, अगर हम रो का, तो ρ इंटू हो जाएगा GL/A। तो G का क्या हो जाएगा, G का मोह होता है ना। इसका क्या होता है, मीटर अपान मीटर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो मोह प्रति मीटर। क्लियर। तो इसका चालकता क्या होता है, चालकता जो होता है ये प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपात, प्रतिरोध का इन्वर्स होता है ना। और चालकता के बारे में हमने ये सब सारी चीज़ें आपको बता दिया। ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, अब किस में आते हैं, ओम का नियम के बारे में आते हैं। ओम का नियम, बात को समझिएगा पहले, ओम का नियम होता क्या है। ओम के, ये रिवीजन करवा रहे हैं आपसे। क्लियर हुई बात। आप वीडियो को देख लीजिएगा, शुरू से अंत तक रिवीजन करा रहे हैं। जैसे 1 घंटे का लेक्चर आ होगा, और अभी अगर टॉपिक अगर थोड़ी सी और बच जाती है तो कल 1 घंटे का और लेक्चर ले लेंगे, है ना। तो उसमें क्या होगा कि 1 घंटे का कल और क्लास ले लेंगे, तो पूरा आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये सब सारी को सब खत्म कर देंगे। आज 1 घंटे का क्लास ले लेते हैं, कल 1 घंटे का क्लास ले लेंगे। ठीक है। और पूरे फार्मूलों के एक बार रिवाइज करवा दूंगा। ओम का नियम क्या है कि ओम का नियम हमने बताया था कि ओम का नियम में जो होता है, ओम का नियम, इसकी जो भौतिक अवस्था होती है, जैसे ताप हो गया, है ना, दाब हो गया, और आयतन हो गया, जब ये क्या रहता है कि अपरिवर्तित रहता है, जब ये तीनों अपरिवर्तित रहता है तभी ओम का नियम लागू होता है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात ना। जैसे अगर जो हमारा चालक है ना, चालक है, तो चालक के सिरों के बीच हमारा विभवांतर क्या है, V है, और उसमें बहने वाली धारा क्या है हमारी, उसमें बहने वाली धारा क्या है, I का अनुपात जो होता है सदैव कांस्टेंट होता है, यानी V/I बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
तो भी अपन आई बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आर हो जाएगा अगर जोड़ेंगे तब। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। और ओम का जो नियम होता है ना दोस्त, ओम का नियम रेखीय और क्या होता है, रेखीय और क्या होता है, दिशात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, रेखीय और क्या होता है, दिशात्मक परिपथ में काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखीय और दिशात्मक परिपथ में क्या करता है, काम करता है। जैसे इसका हम कर्व बनाए ना, तो भी और अगर हम आई में कर्व बनाते हैं तो जो आर रिजल्टेंट आता है एक क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर होगी बात। अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए आप इसमें कि धारा के मार्ग में अगर देखिए, अगर हमारा जो प्रतिरोध है ना, अगर जो हमारा प्रतिरोध है, अगर प्रतिरोध को अगर जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या हमारी धारा इंक्रीज होगी, बिल्कुल नहीं, धारा हमारी तो कम होगी ना। कैसे कम होगी बताओ, कैसे कम होगी, क्योंकि ये जो हमारा है जो प्रतिरोध है ये धारा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी धारा का अगर हम इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोध हमारा कम हो, समझ में। धारा को अगर इंक्रीज करेंगे, अब देखिए इस जस्ट अब इसका अपोजिट होगा, ठीक है। लेकिन धारा को अगर हम बात करेंगे, धारा अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध में कोई चेंज नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध नो चेंज। धारा को अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में कोई भी चेंज क्या होगा, नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ बात आ रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये 1 घंटे का आपका लेक्चर मैं छोड़ रहा हूँ, ये थ्योरी क्लास। कल 1 घंटे का और थ्योरी क्लास लूँगा। उस थ्योरी क्लास में पता है क्या बताऊँगा, उस थ्योरी क्लास में समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेज-लुसेक लॉ, उसके बाद इसको बताने के बाद, गेज-लुसेक लॉ को बताने के बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, है ना। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेन तो कल है टॉपिक, ठीक है। तो कल भी हम वीडियो लेकर आएंगे। इस तरह से आपको पूरे रिवीजन करवा दूंगा और उसके बाद MCQ लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फिर से फार्मूलों को मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन फ्रेंड समझाने के लिए वीडियो को लंबा बनाना ज़रूरी है। समझ बता रही है, पढ़ाने के लिए, क्योंकि थ्योरी एक बार पढ़ लेंगे ना तो फिर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्त मेरे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।